that list the assets, liabilities and owner's equity to a particular point in time. बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये दोनों मैच होना चाहिए। आपका जो भी एसेट्स रहते वो लायबिलिटी प्लस इक्विटी दोनों मिलके उतना मैच होना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट? Most of small business look at the profit and loss statement regularly. Not only small, all businessmen, they are only focused on profit and loss accounts. They want to understand what is their profit and what is the loss, but they not focus on the balance sheet, because balance sheet is the heart of your business. If you are neglected, it may affects your business. So one should understand what is the balance sheet. Most of the my clients suggested, sir, एक आप बुक लिखिए बैलेंस शीट के ऊपर. From last 2 year they are suggested, and last 1 year I'm started writing the books, but due to time constraint I am unable to complete. But in lockdown I completed the book. The name is Know Your Balance Sheet, that is going to publish when lockdown is open. So important of balance is very crucial, because one should understand, the owner as well as accountant should understand what is the importance of the balance sheet. Now we start with the one item by item of the balance sheet. Balance sheets, there are two type of balance sheet. One is horizontal, one is vertical. If you go for horizontal balance sheet, left side is liability and right side is assets. If you go on vertical, the first we can see what we are see in the screen. The first is liability, then we come under assets. Now we start with the capital account. What is the capital account? In case of proprietary concern, capital accounts means the proprietor whatever invested in his business initially or regularly, that is treated as an capital accounts. जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है कुछ अमाउंट अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो कैपिटल अकाउंट्स हम लोग बोलता है. कैपिटल अकाउंट शुड नॉट बी नेगेटिव. कैपिटल अकाउंट कब नेगेटिव बनता है? आपने ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल किया बुक से, आपका कैपिटल नेगेटिव में जाता है. ये सजेशन नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस में जो आपका पैसे है वो री इन्वेस्ट होना चाहिए, आपने बिजनेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए. उसके लिए हम लोग सजेशन करेंगे, यू शुड नॉट विड्रॉल मोर देन योर कैपिटल अकाउंट्स. Even in case of you are going for a bank loan, they are rejected once they seen your capital in negative sign. In case of partnership firms, there are also capital accounts, partners capital accounts. Partners capital accounts is the accounts whatever partners introduce as a his initial capital. जब अपना पार्टनरशिप डीड बनता है उसमें कंडीशन डाला हुआ रहता है, अपना पार्टनर का कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिज शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ही शुड इंट्रोड्यूस इन दी पार्टनरशिप फर्म्स. उनका जो भी शेयरिंग्स रहते हैं, रेशियोज रहते हैं, उसके हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या इंक्लूड होता है? उनका जो भी बिजनेस में फर्म से आया हुआ रेम्यूनरेशंस रहते, नेट प्रॉफिट रहता है, ये दोनों पार्ट ऑफ कैपिटल होता है उनका. जब पार्टनर्स फैमिली मेंबर्स है उसमें कुछ दिक्कत नहीं है. जब पार्टनर्स आउटसाइडर रहता है तो उधर विड्रॉल का बहुत सारे इश्यूज होता है. उसके लिए हम लोग सजेशन करते हैं, ऑल पार्टनर शुड विड्रॉल इक्वली. आपको इक्वल विड्रॉल करना है, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का एज ऑन 31 मार्च, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल. मीन्स किसी का कैपिटल ज्यादा है किसी का कम है, वो आगे दिक्कत हो जाते हैं, आगे कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं. उसके लिए ऑलवेज यू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन योर बिजनेस, सो मेंटेन योर क्लोजिंग बैलेंस सेम. कभी कभी क्या होते हैं, आपका जो बिजनेस के लिए हम लोग कार्ड यूज करते हैं, कोई सपोज आप फॉर एग्जांपल्स आपने पेट्रोल के लिए कुछ डेबिट कार्ड यूज किया पर्सनल का, उसमें बाइफर्केशन करना आपने बिजनेस के लिए कितना यूज किया, खुद के लिए कितना यूज किया, ये बहुत दिक्कत हो जाता है. उसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट देता है, पार्टनर्स सेपरेट डेबिट कार्ड यूज होना चाहिए. ये बिजनेस के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है वो बिजनेस के लिए अलग यूज करो और पर्सनल के लिए अलग यूज करो, तो आपका दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा. कभी कभी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का हाउसिंग लोन का ईएमआई पे करता रहता है, तो जब ईएमआई ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स फर्म पे करता है, आपको प्रॉपर उनका अकाउंट को डेबिट करना चाहिए.
पार्टनर्स कैपिटल में दो तरह का कैपिटल होता है, एक फिक्स कैपिटल रहता है, एक वेरिएबल कैपिटल रहता है और करंट कैपिटल अकाउंट्स। ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, जब भी आपका पार्टनरशिप डीड फॉर्म होता है उस टाइम पे कुछ अमाउंट्स फिक्स किया रहता है, इतना कैपिटल अपने फर्म में डालना चाहिए, वो फिक्स कैपिटल होता है। जो करंट कैपिटल रहता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्सपांशन, जैसे जैसे फर्म को लगता है पैसे, जैसे उधर इन्वेस्टमेंट करता है, री इंट्रोडक्शन करता है, वो पार्ट ऑफ करंट कैपिटल अकाउंट होता है। रेमुनरेशन टू पार्टनर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। जो भी फर्म पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन देता है, वो पार्टनर्स का अकाउंट्स में टैक्सेबल हो जाते हैं, उनका इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर इट विल बी टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम, नॉट एज ए सैलरी। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहता है वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर टैक्स भरा हुआ है, उसके लिए सेक्शन 10(2)(a) में वो एग्जेम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं, उनका जो भी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दिखता है उसके ऊपर आपने 12% मैक्सिमम उनका इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर आप दे सकते हैं। जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई फर्म पार्टनर्स ऐड हुआ, डिलीट हुआ, रिटायरमेंट हुआ, उस टाइम में आपको बैंकर को इन्फॉर्म करना है, डेटर्स को इन्फॉर्म करना है, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी आपको इन्फॉर्म करना है कौन सा अपना पार्टनर्स रिटायर्ड हुआ, रिटायरमेंट हुआ, उनका एडमिशन हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देना है। डायरेक्टर कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट्स। अभी जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है उसमें डायरेक्टर्स रहता है, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर रहता है। जैसे शेयर होल्डर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट्स पेड अप कैपिटल लिखा हुआ रहते, उतना उनको भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलता है। जैसे डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर जैसे बिजनेस के लिए लगता है, वो भी जो इंट्रोडक्शन करते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दैट इज पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट्स। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उधर ऐसे हम लोग जो भी प्रॉफिट रहते पार्टनरशिप फॉर्म और प्रॉपरेटर में हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्रिएट देता है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट को हम लोग क्रिएट करना पड़ता है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे जितना भी अपने कैपिटल प्रॉपरेटर और पार्टनरशिप फर्म पे विड्रॉल करते हैं, उधर कुछ टैक्सेशन नहीं लगता है। बट आपका पार्ट सपोज आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, आपको कुछ रिजर्व एंड सरप्लस से विड्रॉल करना है, तो उधर आपको डिविडेंड टैक्स भर के विड्रॉल करना है। आप ओनली रेम्यूनरेशन यू कैन विड्रॉ, रिजर्व एंड सरप्लस इफ यू वांट टू विड्रॉ यू शुड पे द डिविडेंड टैक्स। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे शेक्यूर्ड लोन्स। शेक्यूर्ड लोन्स क्या रहते हैं? अभी जो भी आपको बिजनेस के लिए लोन रनिंग करने के लिए आप लोन लेंगे, कुछ प्रॉपर्टी आप सिक्योरिटी देके कुछ लोन लेंगे, उसको शेक्यूर्ड लोन बोलता है। कभी भी आप असेट आपको सिक्योरिटी देना है तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चेक करना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोन। लोन लेने से पहले आपका पर्पस फाइंड आउट करना है, बिकॉज इफ यू आर नॉट पेड लोन इन टाइम योर प्रॉपर्टी विल बी ऑक्शन बाय द बैंक। सो वन शुड टेक वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द सेक्यूर्ड लोन्स। जो भी आपको सेक्यूर्ड लोन लेना है वो हम लोग एडवाइस करेंगे यू ओनली टेक फॉर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी लाइक मशीनरी, फैक्ट्री शेड, इसके लिए आपको सेक्यूर्ड लोन ले लीजिए, उसका कुछ दिक्कत नहीं है, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ लग्जूरियस। सपोज आपने BMW कार के लिए लोन लिया, एक्चुअल आपका नीड है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको BMW लेने के लिए दिक्कत नहीं है, बट आपका पहले बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज है वो सॉल्व होना चाहिए। जैसे आपने आज BMW लिया, कल उसका वैल्यू 25, जैसे वो शोरूम से बाहर आता है उसका वैल्यू 25% उसका कम हो जाता है। उसके लिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है जो रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी में करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने को ये चेक करना है अपना लोन रीपेमेंट का कैपेसिटी कितना है। बहुत सारे लोग उनका जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोन करके बैठता है। आज की सिचुएशन में तो अलाउड ही नहीं है, जितना आपका कैपेसिटी है रीपेमेंट का उतना ही आप लोन ले लीजिए। एंड ऑल्सो चेक योर डेट इक्विटी रेशियोज एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या है? मैक्सिमम बैंक का 2 रुपए रहे तो आपका 1 रुपए होना चाहिए। जब मल्ल्या को जब बैंक फाइनेंस किया था उस टाइम पे उनका डेट इक्विटी रेशियो था 9, मींस 9 रुपीज बैंक का था, 1 रुपीज इनका था। बैंक पैसे देने के लिए तैयार है, बट आपको एज ए बिजनेस ओनर आपको सोचना है मेरा डेट इक्विटी रेशियोज कितना रेशियोज मेंटेन करना चाहिए फॉर बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ऐसे ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है आपका रीपेमेंट कैपेसिटी वो डिफाइन करते, उस हिसाब से आपको लोन लेना है। जो लोन लिया हुआ है वही पर्पस के लिए लोन यूज होना चाहिए। बहुत सारे लोग लोन लेता है कुछ अलग रीजन और इन्वेस्टमेंट कुछ अलग होता है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन टेक ए कैश क्रेडिट एंड यूटिलाइजिंग फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीसी लेता है, बट वो सीसी किसके लिए यूज करना रहता है अपने को?
नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए करना रहते हैं, बट अपना यूज किधर होता है, कुछ परचेज ऑफ फिक्स असेट, कोई कार लेने के लिए, कोई अदर रीजन से अपने को यूज होता है. That is not advisable, because if you are using short term loan for long term purpose, your regular working capital will be disturbed. So one should take very cautious while using this type of loans. जो कैश क्रेडिट है वो आपने रेगुलर ओनली इंटरेस्ट पे करते हैं. जैसे टर्म लोन में आपका ईएमआई रहते हैं, ईएमआई में प्रिंसिपल कम होता रहता है, बट कैश क्रेडिट में आप ओनली यू आर पेइंग द इंटरेस्ट. ये बहुत ज्यादा डेंजरस लोन होता है, क्योंकि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं और लोन एनहांसमेंट करते करते जाता है. तो जैसे आपका सपोज आपने 5 करोड़ लोन लिया, आगे कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ पार्टनरशिप फर्म अच्छा नहीं चला, तो फिर आपको आपका प्रॉपर्टी बेच के आपको वो लोन पे करना पड़ता है. और उसके लिए जो भी आपको कैश क्रेडिट लेना है, तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही ले लो. आप एनालिसिस कर दो आपको कितना लोन चाहिए, उस हिसाब से आप लोन ले लो, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. सीजीटीएमएस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है लोन लेने के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है सीजीटीएमएस का. वो भी आपको 2 करोड़ मैक्सिमम गवर्नमेंट अलाउड किया हुआ है, बट आपको 1% इंश्योरेंस पे करना पड़ता है. सपोज आगे कुछ हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका लोन बियर करेंगे. उसके लिए बाकी लोन से भी ये जो सीजीटीएमएस लोन है 1% कॉस्टली रहता है, बट ये अनसिक्योर्ड रहता है, आपको कुछ सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है. हम लोग अभी डिस्कस करेंगे द मोस्ट कॉस्टलीस्ट लोन कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट लोन कौन सा होता है. ये सबसे आपको अवॉइड करना है. सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट लोन होता है क्रेडिट कार्ड. सपोज आपने क्रेडिट कार्ड लिया, जेब में तो पैसे नहीं है, बट आपको खर्चा करने के लिए वो एनकरेज करते हैं क्रेडिट कार्ड्स. आप सपोज आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया उसका, तो आपको बहुत सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो पड़ता है वो क्रेडिट कार्ड की इधर रहता है. उसके लिए आपको टाइम पे करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट जो लोन कॉस्टलीस्ट लोन है वो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है. पर्सनल लोन और बिजनेस लोन का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 18 to 22% तक आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. एजुकेशन लोन इसका भी 12 to 13% रहता है. कार लोन इसका भी 11-12% रहता है. टर्म लोन भी उतना ही रहता है 11-12%. होम लोन रहता है 8 to 9%. ये जो है लोन का हायरार्की है, आपको डिसाइड करना है कौन सा लोन को आपको प्रायोरिटी देना है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अनसेक्योर्ड लोन्स. बिफोर टेकिंग अनसेक्योर्ड लोन, वन शुड थिंक, बिकॉज ये जो अनसेक्योर्ड लोन रहते ये आप कोई एनबीएफसी से नहीं तो प्राइवेट फाइनेंस से लिया हुआ रहते, इसका भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं ये बहुत कॉस्टली होता है. बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप अनसेक्योर्ड लोन बाहर लोगों से नहीं ले सकते, ओनली शेयर होल्डर और डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स. बाहर लोगों से लिया तो आपको 100% पेनल्टी है. उसके लिए वन शुड टेक वेरी कॉशियस इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप बाहर लोगों से लोन लिया हुआ है क्या. और अनसेक्योर्ड लोन जो कैश में लेता है, अभी 20,000 से ज्यादा आप अनसेक्योर्ड लोन कैश में नहीं ले सकते, और आप रीपेमेंट भी आप कैश में नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपको ये भी देखना है आपका जो अनसेक्योर्ड लोन है कैश में कुछ लिया हुआ क्या, और रीपेमेंट कुछ कैश में हुआ क्या 20,000 से ज्यादा, वो भी आपको पेनल्टी है 100%. करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस. करंट लाइबिलिटी शुड नॉट बी मोर देन द करंट असेट्स. आपका जो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में कौन सा आता है, क्रेडिटर्स आते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आता है, प्रोविजंस आते हैं, ये बाकी सब चीजें जो करंट लाइबिलिटी है आपका कम होना चाहिए करंट असेट से. आपका करंट असेट्स बेस्ट रेशियो कौन सा रहते हैं, 1.4 आपका करंट असेट रहा तो 1 आपका करंट लाइबिलिटी होना चाहिए. ये सबसे अच्छा रेशियोज है. इससे ज्यादा हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए. सपोज आपका करंट रेशियोज है, करंट असेट है आपका 1.2 और आपका करंट लाइबिलिटी है 1, दिस इज द हाई रिस्क. यू आर डूइंग बिजनेस अंडर हाई रिस्क. आपको ये देखना है अपने को ये रिस्क कैसे रिड्यूस करना है, तो अपना करंट लाइबिलिटी मेंटेन करना चाहिए. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट आएंगे, फिक्स असेट्स. Fixed assets are the assets which is used for business purposes. More the fixed asset in the balance sheet, more the credit worthiness of such firm, some company. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग ऑलरेडी देखा हुआ है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. खुद का पैसे कंपनी में डालता है, लोन भी लेता है, बट कुछ फिक्स एसेट बनता ही नहीं है उनका, कुछ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाता नहीं है. वो लोग दे आर यूजिंग ओनली फॉर बिजनेस पर्पज. उसके लिए जब आप बैंक का फाइनेंस लेके आप कुछ प्रॉपर्टी नहीं बना तो आपका बैलेंस शीट हेल्दी नहीं होता है. उसके लिए हम लोग एडवाइस करेंगे जो भी आप लोग लोन लेंगे उसका यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए. सपोज आपने कैश क्रेडिट लिया, उसका बाइफर्केशन डाइवर्सिफिकेशन किया, टर्म लोन लिया उसका डाइवर्सिफिकेशन किया, ये सब चीजें आपका बैलेंस शीट में दिख के आता है, वो असेट्स मैच नहीं होता है. उसके लिए वन शुड टेक केयर द पर्पज ऑफ लोन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे
इन्वेस्टमेंट, वन शुड इन्वेस्ट वाइजली इन डाइवर्सिफिकेशन मैनर फॉर सरप्लस ऑफ हिज बिजनेस। बहुत सारे लोगों का अकाउंट में पैसे पड़ा हुआ रहते, बट उसका यूज नहीं होता है प्रॉपर। किसी का करंट अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे पड़ा हुआ रहते, उनको हम लोग क्या करना चाहिए? अभी बहुत सारे ऑप्शंस आया हुआ है। अभी म्यूचुअल फंड में आप टेम्पोररी के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कुछ एफडी में आप टेम्पोररी शिफ्ट अकाउंट में सेव कर सकते हैं, बट वो लोग सोचता नहीं है, क्योंकि इतना बिजनेस में बिजी रहता है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर होता नहीं है। उसके लिए आपको जो भी आपका बैलेंस रहते हैं, रेगुलर अपने को मंथली कितना लगता है उतना पैसे रख के बाकी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। वन शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। अपना इन्वेस्टमेंट दो तरीका का होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म गोल एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल लाइक परचेज ऑफ कार, व्हीकल, फैक्ट्री शेड एंड फ्लैट, ये अपना हो गया शॉर्ट टर्म गोल। 2 साल 3 साल 4 साल का ये शॉर्ट टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल कौन सा होता है? लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। ये जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, आपको रिटायरमेंट कब होना है, चिल्ड्रन का एजुकेशन कैसे करना है, बिकॉज नाउ डेज एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली फॉर द चिल्ड्रंस, एंड मैरिज के लिए कितना आपको पैसे लगेगा, ये सब चीजें आपको लॉन्ग टर्म गोल में आप बना सकते हैं। While investing LIC and other scheme, one should analyze wisely. Don't invest on believing as he is your customer or relative. Don't go for emotional. जैसे LIC में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमने बहुत सारे स्टडी किया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तो उनका रिलेटिव्स रहता है एजेंट, उस नहीं तो उनका कस्टमर रहता है, उसके इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू शुड नॉट बिकम ए इमोशनल, यू शुड एनालाइज द व्हाट इज द रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आपको जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिल रहा है वो परफेक्ट है क्या नहीं है, वो रिलेशंस एंड कस्टमर यू कीप सेट असाइड, बट वन शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। Investment should be always in diversified manner. Some investment should be made on immovable property. इन्वेस्टमेंट जो है अपना एक पोर्टफोलियो में नहीं डालना है, उसमें एक ही बकेट में नहीं डालना है, अपने को बाइफर्केशन करना है उसको। एक तो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में डाल सकते, कुछ अमाउंट अपने गोल्ड में डाल सकते, कुछ अमाउंट अपने पेंशन फंड में डाल सकते, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट में डाल सकते, कुछ रियल एस्टेट में डाल सकते, कुछ एग्रीकल्चर लैंड में डाल सकते, कुछ एफडी में डाल सकते, कुछ आरडी में डाल सकते। ये सब चीजें आपका बाइफर्केशन होना चाहिए। आप एक ही बकेट में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका रिस्क बढ़ जाते। सपोज आपने अभी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, एज ऑन डेट मार्केट इतना खराब है, यू आर अंडर लॉस, वही आपने कुछ अमाउंट गोल्ड में डाला रहेगा, तो गोल्ड इज नाउ बूमिंग। सो उसके लिए जो भी आपका लॉस है, जो भी वो मैच होते हैं, एटलीस्ट आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा। तो सपोज आपने एक ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो आज बहुत बड़ा आपका लॉस हो सकते हैं। सो वन शुड ऑलवेज थिंक इफ योर इन्वेस्टमेंट इज वन पोर्टफोलियो, रिस्क इज वेरी हाई। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आपको जो लोन अपना जो LIC लेना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, एक तो एक टर्म पॉलिसी एक ले लीजिए, और एक अपना मेडिक्लेम पॉलिसी ले लीजिए। मैं खुद उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो टर्म पॉलिसी रहती है, आपका जो भी लाइबिलिटी रहती है, सपोज आपका 50 लाख का आपका लाइबिलिटी है, एटलीस्ट 4 टाइम मीन 2 करोड़ का आपका एक टर्म पॉलिसी होना चाहिए, मीन्स आपका फैमिली प्रोटेक्ट हो सके। और कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी रहते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी आपका जो भी फैमिली रहते हैं, फैमिली का कुछ हेल्थ का इशू हुआ, फैमिली प्लस पेरेंट्स का आपका एक मेडिकल कवर होना चाहिए। ये छोड़ के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, LIC लेते हैं, वो रिस्क कवर करने के लिए, ये रिस्क कवर करने के लिए, ये बहुत सारे रिस्क कवर करने में उनका बहुत सारे बिना काम का इन्वेस्टमेंट्स होता है। उसके लिए ये दो पॉलिसी मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं खुद भी ये दो ही पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऑलवेज मेक इन्वेस्टमेंट टेकिंग द प्रोफेशनल एडवाइस। कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपना खुद का दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी हर एक इसमें परफेक्ट प्रोफेशनल नहीं हो सकते। उसके लिए ऑलवेज यू टेक द एडवाइस ऑफ द प्रोफेशनल व्हाइल इन्वेस्टिंग। अभी करंट असेट्स, अभी हम लोग ऊपर देखा है, करंट असेट इज ऑलवेज हायर देन द करंट लायबिलिटीज टू मेंटेन अवर करंट असेट रेशियोज। ये जो करंट असेट्स है, करंट असेट्स में कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक है, डिपॉजिट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस है, सन्डी डेटर्स है, कैश इन एंड है, कैश एट बैंक से, एडवांस टैक्स, ये सब चीजें अपना हायर होना चाहिए। हम लोग अभी एक एक देख लेंगे। जो करंट असेट है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक शुड ऑलवेज चेक स्टॉक लेवल ऑफ द कंपनी। ये क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है, एक तो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो भी प्रॉब्लम है, कम इन्वेस्टमेंट किया तो भी इसमें प्रॉब्लम है। आपने सपोज स्टॉक बहुत सारे बढ़ा दिया तो आपका अननेसरी आपका पैसे उसमें अटक जाते हैं, तो आपको CC रहा तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सपोज आपने कम लिया तो आपका प्रोडक्शन भी हैम्पर हो सकते हैं। उसके लिए जस्ट इन टाइम में परचेज होना चाहिए। जस्ट इन टाइम क्या होता है, जब आपको चाहिए तब मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे सप्लायर को अपने कनेक्ट होना चाहिए आपने, तो आपका जो भी पैसा है वो सेव हो जाएगा। और स्टॉक का मेंटेन करना भी बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, स्टॉक रजिस्टर, बिकॉज स्टॉक में बहुत सारे
लॉस होने का चांसेस रहते हैं। स्टॉक में कैसे एबीसी एनालिसिस रहते हैं, कैसे ए मीन्स सपोज आपका क्वांटिटी छोटा है बट वैल्यू बहुत हाई है। अभी बी मीन्स दोनों मीडियम है, क्वांटिटी और वैल्यू दोनों मीडियम है। सी मीन्स क्वांटिटी बहुत हाई रहते हैं बट वैल्यू बहुत कम रहते हैं। जो ए कैटेगरी का जो स्टॉक है मीन्स क्वांटिटी में छोटा रहते हैं बट वैल्यू हाई रहते हैं, इसमें ज्यादा तरफ से आपका लीकेज होने का चांसेस रहते हैं। उसके लिए आपको स्टॉक में सबसे ज्यादा केयर लेना बहुत जरूरी है। और also make physical checking of closing stock, WIP and raw material every year as on 31st March। 31st मार्च आपका जो ईयर एंड होता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए अपने को फिजिकल वेरिफिकेशन लेके उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में भी बहुत सारे डिपॉजिट्स रहते हैं, एमएससीबी डिपॉजिट है, टेलीफोन डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कुछ आपका टेंडर का बहुत सारे डिपॉजिट्स रहते हैं। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर दे आर पेइंग लॉट ऑफ डिपॉजिट्स, बट उधर कुछ ट्रैक नहीं रहते कौन सा टेंडर के लिए कितना डिपॉजिट किया, कौन सा डिपॉजिट से एफडी है, जो भी आरडी है। आपने एक एक्सेल शीट बना के रखी है, आपका जो भी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो भी डिपॉजिट है उसका मैच्योरिटी कब होता है। इससे क्या होता है, आपको ट्रैक रख के जब मैच्योरिटी होता है तो आपको आसान होता है कि अपने इमीडिएटली उसका मैच्योरिटी में जाके आप रिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका ट्रैक नहीं रखते हैं। हम लोग आपको सजेशन इसमें देता है कि आप एक एक्सेल शीट बना दीजिए, आपका जो भी सिक्योरिटी आप पे करता है उसका कौन सा सिक्योरिटी है, वो कब मैच्योरिटी होता है, उसका क्या ड्यू डेट्स है, उसका ऊपर इंटरेस्ट अपने को कितना मिलने वाला है। उसके लिए एक एक्सेल शीट बनाना बहुत अच्छा रहेगा उसमें लिए। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस। बहुत सारे कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस दिया रहते, कोई रिलेटिव्स को दिया रहते, फ्रेंड्स को दिया रहते, सिस्टम कंसर्न को, दूसरा कंपनी को दिया रहते, बट इसमें कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहते। तो उनका रिकवरी हुआ क्या नहीं, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट अपने को आया क्या, ये सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है अपने जो भी पैसे आपका इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। सन्ड्री डेटर्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर मैं तो बिजनेस बहुत कर रहे बट मेरा प्रॉफिट उधर दिख रहा ही नहीं है। आपका प्रॉफिट तो आपके कस्टमर के पास रहता है। सपोज आपने रिकवरी आपका स्ट्रांग नहीं रहा तो उसके लिए आपका जो रिकवरी है वो 45 डेज से कम होना चाहिए। सपोज आपका 45 डेज से ज्यादा है तो यू आर डूइंग रिस्क बिजनेस। आपका 45 डेज से कम है आपका जो रिकवरी का डेज है, तो आपका फंड फ्लो अच्छा रहेगा। आपका जो भी पैसा रहते आप प्रॉपर उसको इन्वेस्ट कर सकते, दूसरा जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करके उसका रेवेन्यू कुछ जनरेट कर सकते। सपोज आपका डेटर्स का जो पैसे आना है, अभी बहुत सारे अभी हम लोग एमआईडीसी में देखता है तो ऑल डेटर्स आर मोर देन 90 डेज। 90 डेज का ही डेटर्स ज्यादा तरफ से रहते हैं। अभी जो नया रूल आया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, एमएसएमई लोगों के लिए 45 डेज में पेमेंट रिलीज होना चाहिए, तब से अभी 45 डेज में बहुत सारे लोग पैसे ले रहे हैं। बट बहुत सारे लोग 90 डेज में काम करते तो दे आर डूइंग बिजनेस अंडर रिस्क। उनका जो भी प्रॉफिट रहते हैं एज ऑन 31 मार्च, वो पूरा प्रॉफिट उनका कस्टमर के पास रहते, इनके पास नहीं रहते। ये सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम्स होता है। उसके लिए आपका जो भी रिकवरी रहते, रिकवरी में आप स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये आपका बिजनेस फंड फ्लो मैनेज होता है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, ये सीसी जो लोग लेता है वो फोकस नहीं करते रिकवरी में। उसके लिए हम लोग सजेशन करते हैं आप सीसी यूज मत करो। जैसे बैंक से आपको सीसी मिलता है तो आप कस्टमर का रिकवरी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि आपको इजीली यूज करने के लिए मिल रहे सीसी, आप सैलरी जो भी टैक्सेस है उसमें पे करते बैठता है। जब सीसी नहीं रहा तो आप ऑटोमेटिक कस्टमर का रिकवरी में ज्यादा फोकस करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी आर अवॉइडिंग द कैश क्रेडिट। सपोज कुछ पैसे अपने को डेटर से नहीं आया हुआ है 1-2 साल में, उनको आप लीगल एक्शन लेना है, नहीं तो उसको बैड डेट्स बोल के हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। और 1 लाख से ज्यादा आपका सपोज बैड डेट्स बोल के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है तो उसको पैन नंबर कंपलसरी है। उसके लिए लीगल एक्शन आपने उनका फॉलोअप के लिए देना बहुत जरूरी है। कैश इन हैंड। ये जो कैश इन हैंड है, आपको बैलेंस शीट में एक तो ज्यादा भी रखो तो भी प्रॉब्लम से, कम भी रखो तो भी प्रॉब्लम से। आपको ये कैश इन हैंड सबसे मिनिमम आपको रखना है जो महीने का अपने को खर्चे के लिए लगता है। बहुत सारे लोग 31 मार्च को 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख कैश इन हैंड रखता है, वो एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल। इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड यू शुड नॉट विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। और कैश इन हैंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो तो उसका रीजन फाइंड आउट करो, क्योंकि कैश सेल्स आपका एंट्री नहीं हुआ, नहीं तो पार्टनर का प्रॉपरेटर का कैश इंट्रोडक्शन इसमें नहीं हुआ। ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। और कैश इन हैंड में और एक देखना है, पर डे 10,000 से ज्यादा आप कैश पेमेंट किसी को भी नहीं दे सकते। ये आपको मेंटेन करना है। एक दिन से एक पार्टी को 10,000 से ज्यादा आप कैश नहीं पे कर सकते। सपोज आपने 5,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट किया तो आपको रेवेन्यू स्टैंप अफिक्स करके रिसीवर का सिग्नेचर लेना बहुत जरूरी है। सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सपोज आपका डेटर से आपने 2 लाख से ज्यादा कैश ले लिया, उसका भी आपको प्रॉपर रिसीट मेंटेन करना जरूरी है।
अभी न्यू बजट में गवर्नमेंट एक रूल किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता हो तो आप अंडरस्टैंड करके लीजिए। जो भी अपने कैश विड्रॉल साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा अपने कैश बैंक से विड्रॉल करते हैं, तो बैंक अभी आपको 2% टीडीएस कट करने के लिए चालू किया हुआ है। उसके लिए पहले लोग बहुत सारे करोड़ों में कैश एक्सपेंसेस दिखाता था, विड्रॉल करके कैश में एक्सपेंसेस करता था। तो अभी वो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल आया हुआ है। आपका वंस एक साल में आप मैक्सिमम 1 करोड़ कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा विड्रॉल किया तो आपको टीडीएस कट होता है। तो फिर आपका ज्यादा तरफ से इनकम टैक्स से इंक्वायरी हो सकती है, आपने क्यों इतना कैश विड्रॉल किया, उसका क्या क्या खर्चे कैश में किया, ये सब चीजें आपका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ये बैंक है, बैंक का जैसे आपका हम लोग सजेस्ट करेंगे, इसका मंथ टू मंथ आपका रिकंसिलिएशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो प्रॉपर नेशनलाइज बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिए। जो स्टार्टअप रहते उनके लिए नेशनलाइज बैंक बहुत सपोर्ट करता है। जो सीजीटीएमएस जो लोन है विदाउट सिक्योरिटी का अप टू 2 करोड़, वो ज्यादा तरफ से नेशनलाइज बैंक देता है। उसके लिए हम लोग सजेस्ट करेंगे आपको, यू ओपन योर करेंट अकाउंट विथ नेशनलाइज बैंक। और नेक्स्ट जो करंट असेट में आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? सपोज आपने फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और आपका 2 साल से जो भी फैक्ट्री शेड का काम कर रहे हैं वो असेट्स नहीं बनते जब तक वो पूरा कंप्लीट होके काम अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू होता है। जो भी एक्सपेंसेस बनते हैं 2 साल को, वो डब्ल्यूआईपी में डालने का करेंट असेट्स में। जैसे वो कंप्लीशन हो जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपने को मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू हो गया, तो आपको वो फिक्स असेट में ट्रांसफर करके आप डिप्रिसिएशन ले सकते हैं। एडवांस टैक्स, ये एडवांस टैक्स क्या होता है? आपका सपोज साल भर में आपको टैक्स देना है 1 लाख रुपए। आपको गवर्नमेंट बोलते हैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। 4 इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। बहुत सारे लोगों को एडवांस टैक्स भरता नहीं है, तो सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। सपोज आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पड़ता है आपको 18% है। आप सपोज बैंक से लोन लेके एडवांस टैक्स भरा तो आपको उधर 11-12% रहते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंसेस बोल के पीएनएल डेबिट कर सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा हुआ उसके लिए, वो एक्सपेंसेस बोल के भी क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसमें डबल लॉस है। उसके लिए वन शुड पे ऑलवेज एडवांस टैक्स इन टाइम। आपको एडवांस टैक्स 4 क्वार्टर में देना है कंपलसरी। उस टाइम पे आपने पे किया तो आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। प्लस जब आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने के लिए आएगा, उस टाइम में भी आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। एडवांस टैक्स सपोज आपका टैक्स लायबिलिटी बिलो 10,000 है, एडवांस टैक्स आपको अप्लीकेबल नहीं होगा। और सपोज अपने सीनियर सिटीजन है, आपका बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी पेंशन इनकम है, बाकी रेंट इनकम है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। बट बाकी सब बिजनेसमैन को एडवांस टैक्स भरना बहुत जरूरी है। एडवांस टैक्स आपको कितना भरना है? सपोज आपका टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए, आप 90% ऑफ 1 लाख रुपीज मीन 90,000 आपको 15 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स भरना है। उसके लिए सब लोग इसमें ध्यान देना है। Today we have done most of the important heads of analysis of balance sheet. So today also yesterday our प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑलरेडी 20 लाख करोड़ का जो भी एक्सप्लेशन है, आज अपना फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे एक्सप्लेशन उसमें दिया हुआ है। उसमें ऑलरेडी मैंने जो वीडियो किया था, इसमें यूट्यूब में हमने वीडियो भेजा था सब लोगों के लिए, नहीं भेजा तो आपको मैं शेयर करता हूँ। उसमें मैंने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट का डिटेल दिया था वही मैक्सिमम 25 to 30% सेम इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चेंज क्या हुआ, एमएसएमई का जो डेफिनेशन था वो चेंज हुआ है। पहले जो एमएसएमई का डेफिनेशन था माइक्रो स्मॉल और मीडियम का, वो 10 लाख इन्वेस्टमेंट 2 करोड़, 10 लाख 25 लाख और 2 करोड़ था। अभी उसका चेंज होके 5 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ हुआ है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को एमएसएमई का बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ऑलरेडी 1,70,000 से जो पुअर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, उसमें 1 करोड़ 30 लाख जो है बैंक के लिए लिक्विडिटी एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो एमएसएमई को बहुत सारे लोन डिस्बर्समेंट होने वाला है। और दूसरा 20% जो एनहांसमेंट होने वाला है कैश क्रेडिट। सपोज आपका अभी 1 करोड़ है, आपको 20% विदाउट एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट बैंक अभी आपको लोन्स देने वाला है। उसके लिए इसमें ज्यादा तरफ से बेनिफिट एमएसएमई को होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाला है। ये जो 20 लाख करोड़ सपोज अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ तो सब लोगों के लिए बहुत सारे फायदा होने वाला है। Thank you for attending this today's seminar. Tomorrow we will meet same time for understanding the basic of profit and loss accounts. This is also very important seminar. One should join sharp tomorrow 6 o'clock. Thank you very much.
Thank you for joining.